शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का हम लेक्चर देखने वाले हैं रिवीजन के ऊपर, जो कि हम MPS 002 का करने वाले हैं, जिसका एग्ज़ाम कल ही है। ठीक है, तो मैं ये वीडियो देखो रिवीजन वीडियो करने वाला हूँ। मुश्किल से मैं चाहूँगा कि ये वीडियो 10 मिनट की हो या फिर 15 मिनट तक जाए मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो 1 मिनट में लेना चाहता हूँ उनके लिए जो मैंने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे। देखो यार, एक मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ये ना 2 वीडियो देख के आओ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, या फिर आप ये वीडियो देख लो जो भी आप देख रहे हो, एंड इस वीडियो के बाद आप ये दोनों वीडियो देख लेना। कुछ नहीं करना, 1.5 घंटे के दोनों के मिला के लेंथ है। ठीक है, 40 to 45 मिनट्स के कुछ लेक्चर है। आप 1.5x पे देखना। अपने लैपटॉप, फ़ोन, टैब जो भी आप यूज़ करते हो अपने सामने रखना, ईयरबड लगाना और बस बैठ के स्टोरी की तरह 2 लेक्चर देखना। ठीक है, 1 घंटे में ख़त्म हो जाएंगे दोनों लेक्चर, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो पढ़ा रखा है सारा कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रखा है। ठीक है, मैं और इस लेक्चर में भी कुछ बीच में क्वेश्चन पूछता रहूँगा। ठीक है, आप इस वीडियो को कैसे देखो, आप इस वीडियो को देखो बस एक ओवरव्यू की तरफ से। ठीक है, एक तरह से। ठीक है, अब इस वीडियो को जैसे आप देख रहे हो, ठीक है, तो इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन पूछता रहूँगा बीच में, तो आप उन क्वेश्चन को एक एज अ क्यूरियोसिटी लो, एंड उन वीडियोस को जब देखो तो आप उनका आंसर ढूंढने की कोशिश करना। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमने सबसे पहले जो देखा था हमने कि इंडिया की टाइमलाइन क्या थी डेवलपमेंट में। ठीक है, तो हमने देखा था हमने इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 में, जिसके बाद नेहरू जी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद हमारा रिपब्लिक डे आया, वो सब ठीक है। हमने 1962 में एक चाइना इंडियन वॉर लड़ी थी। ठीक है, जिससे पहले हम एक नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी में थे, जो कि हमने 1954 में इस्टेब्लिश करी थी। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी क्या थी कि हम ना चाइना की तरफ होंगे, ना USA की तरफ होंगे, ना USSR की तरफ होंगे। ये हमने देखा था नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। फिर हमने देखा था 1967 में क्या हुआ, जब जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई। ठीक है, तो उसके बाद और उससे पहले हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी। हमने देखा था कि उससे बाद जो गवर्नमेंट आई, या फिर उसके बाद जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट आई, तो उस टाइम पे क्या अप्रोच थी, उससे पहले क्या अप्रोच थी। तो अब आप बताओगे जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे क्या अप्रोच थी। आप बोलोगे इस टाइम पे आइडियलिस्ट अप्रोच थी, मतलब कि हम थोड़ा आइडियलिज्म के ऊपर फोकस करते थे, और इंदिरा गांधी के टाइम पे हम थोड़ा रियलिज्म के ऊपर फोकस करते थे। जैसे कि हमने न्यूक्लियर टेस्टिंग करी इस टाइम पे। ठीक है, हमने अपना डिफेंस मैनेजमेंट और बढ़ाया। ठीक है, फिर क्या देखेंगे हम 1971 में हमने बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया, किससे, पाकिस्तान से, दोनों को डिवाइड करा दिया। हमने 1974 में जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी तो न्यूक्लियर टेस्ट करा, और 1991 में हमने LPG रिफॉर्म लिया, जो कि आपको पता है। ठीक है, तो पहली चीज़ अगर हम देखें रियलिस्ट अप्रोच इन इंटरनेशनल रिलेशन। अब इसमें हमने इंटरनेशनल रिलेशन में हमने 2 चीज़ें पहले देख चुके हैं। हमने आइडियलिज्म देख लिया, नॉन अलाइनमेंट देख लिया। फिर हमने इंदिरा गांधी जी के टाइम पे देख लिया एक प्रैग्मेटिक अप्रोच। प्रैग्मेटिक अप्रोच मतलब क्या था कि हमने देखा था एक रियलिस्ट टाइप की अप्रोच। ठीक है, जहाँ पर हम थोड़ा एग्रेसिव स्टैंस ले रहे हैं, और बाकी जो डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं उनको टाई अप कर रहे हैं, और अपने डिफेंस को भी और स्ट्रेंथन कर रहे हैं, है ना। उससे पहले हम क्या करते थे कि न्यूट्रल स्टांस रखते थे, ना हम इस कंट्री की तरफ है ना हम इस कंट्री की तरफ है, जो कि हम इस टाइम पर भी काफ़ी अपने आप को देखते हैं। जैसे कि अगर रशिया और यूक्रेन की वॉर थी, ठीक है, तो क्या हमने इंडिया को देखा किसी की साइड लेते हुए, नहीं देखा। ईरान और इसराइल की वॉर थी, हमने किसी की साइड लेते हुए देखा, नहीं देखा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी उस टाइम पर। फिर हमने देखा था कि वर्ल्ड 2 आइडियोलॉजीज में डिवाइड हो, लाइक एक टाइप से 2 आइडियोलॉजीज़ है। ठीक है, एक है क्लासिकल रियलिज्म, एक है न्यू क्लासिकल रियलिज्म। न्यू रियलिज्म। ठीक है, तो क्लासिकल रियलिज्म में हमने क्या देखा था वो मुझे आप बताओगे। न्यू रियलिज्म क्योंकि मैं बताता हूँ। न्यू रियलिज्म में हमने देखा था कि जो मतलब लोग कहते हैं कि न्यू रियलिज्म है कि हमारे पास, जैसे आप मान लो आप एक कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे हो, एंड आपका बॉस चला जाता है 1 महीने की छुट्टी में। ठीक है, तो आप जो एम्प्लॉय हो, आपके पास तो एक तरीके से पूरी फ्रीडम आ गई ना कि आप 1 महीने तक कुछ भी करो। ठीक है, कोई आपको किसी को जवाब नहीं देना ऊपर। ठीक है, 1 महीने बाद जवाब देना होगा, वो तो चलो एक तरीके से आपके पास इंडिपेंडेंस आ गया एट प्रेजेंट पॉइंट, है ना। तो ऐसे ही हम न्यू रियलिज्म में देखते हैं कि इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं क्योंकि एक एनार्कियल स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब एक लैक ऑफ ऐसी पावर है, सेंट्रल पावर है, जिसकी वजह से जो स्टेट जो है वो अपने आप को काफ़ी लाइक जैसा चाहती है वैसा डेवलप करती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊँ, जैसे पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान ऐसी धमकियाँ क्यों देता रहता है, मैं इंडिया के ऊपर अटैक कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, फालतू की धमकियाँ देता रहता है ना। तो पाकिस्तान ऐसी क्या धमकियाँ क्यों देता है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर किसी कंट्री का हाथ नहीं है, मतलब इन द सेंस कि उसके ऊपर कंट्री नहीं बैठी कि मैं अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। पाकिस्तान एक सॉवरेन नेशन है, जैसे इंडिया एक सॉवरेन नेशन है। ठीक है, तो न्यू रियलिज्म वाले ये चीज़ कहते हैं। क्लासिकल रियलिज्म वाले क्या कहते हैं, क्लासिकल वाले कहते थे कि भाई देखो, इंडिया जो इंसान होता है उसके रूट्स में ही ये सारी चीज़ें होती है रियलिज्म। जैसे अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपका एक पड़ोसी है, वो थोड़ी ऐसे लाइक आपके लिए आपकी ऐसे पार्किंग में आके पार्क कर लेता है, तो आप उसके पार्किंग में जाके पार्क कर दोगे। ये सारी चीज़ें होती है, ऐसे करके जो हम जनरल अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, ऐसे लड़ाई होती रहती है, प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ाई होती रहती है, मेरी ज़मीन यहाँ तक, मेरी ज़मीन यहाँ तक, ऐसी ऐसी लड़ाई होती है। तो इंसान की जो है वो अपने मतलब अंदर से ही होता है इंसान के, और इंसान ने बनाई स्टेट, और स्टेट ने ही बनाया नेशन।
तो इसलिए नेशन जो है वो रियलिज्म को फॉलो करता है। तो हमने ये 2 थ्योरीज देखी थी, ठीक है। इसके बाद हमने सेकंड क्वेश्चन देखा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन IR। इसमें आप मुझे बताओगे भाई कौन सा नेशन सबसे अच्छा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। आई होप आपने अब तक बता दिया होगा। तो आंसर था चाइना, ठीक है। मैंने आपको बताया था चाइना क्यों अच्छा है। चाइना ने बहुत फोकस करा है अपने R&D के ऊपर, बहुत रिसर्च करी है, मतलब R&D के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट करी है। फिर हमने देखा था क्यों ये एक डबल एज स्वॉर्ड है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में लाइक जो डिफरेंसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ आ चुका है तो अब आप बताओगे कि इंडिया कहाँ लाई करता है, ठीक है। तो आप बोलोगे इंडिया करता है ग्लोबल साउथ में लाई। तो अब इसमें डिफरेंसेस क्या क्या थे कि ग्लोबल नॉर्थ जो उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, ग्लोबल साउथ के पास ख़राब आ गई। तो उससे दिक्कत क्या है, अब ग्लोबल नॉर्थ के पास अगर अच्छी टेक्नोलॉजी है तो उनके पास AI आ जाएगा, अच्छा है ना। वो AI डेवलप कर सकते हैं, न्यूक्लियर पावर अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है वो अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने मान लो एक इतना अच्छा ऐसा अपना सॉफ्टवेयर बना दिया या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू बना दिया कि वो कोई भी कंप्यूटर हैक कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हो गई जो जिनके पास वीक इकोनॉमीज़ है या फिर तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके सिस्टम तो ऐसे ही हैक हो जाएंगे, है ना। जिसमें मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि इंडिया का एक बार विंड टर्बाइंस हैक कर लिए थे चाइना ने, या फिर हमने पढ़ा था वो वाला एरोप्लेन स्पूफिंग वाला, ठीक है, कि उनके डेटा पॉइंट्स प्रूफ कर दिए थे। तो हमने देखा सबसे पहले कि चाइना इतना अच्छा क्यों है। तो हमने समझा था कि चाइना इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि उसके पास सारे रेयर अर्थ का एक्सेस है, ठीक है। उसका एक मिशन चल रहा है मेड इन चाइना 2025, ठीक है। उसके बाद उसके पास चिप डिज़ाइन करने की सारी टेक्नोलॉजी हो गई, वो सारे कर चुका है अभी तक, ठीक है। फिर हमने इसमें EVs पढ़े थे कि चाइना के पास EV का कब से उसने कितने पहले से शुरू कर रखा था। 5G एंड 6G नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके पास, सुपर कंप्यूटर एंड क्वांटम कंप्यूटर कर चुके, मतलब काफ़ी अच्छे आगे हैं हमसे वो, ठीक है। और हमने AI डेवलपमेंट देखा उसका। उसके अलावा हमने देखा टैलेंट पाइपलाइन मतलब होता है कि सीरीज़ ऑफ इवेंट्स। जैसे कि मान लो अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरी अगली वीडियो इस चीज़ के ऊपर आने वाली है, लाइक अगली वीडियो आने वाली है MP004 के ऊपर, उसके अगले आने वाली है उसके रिवीजन के ऊपर, उसके अगले आने वाली है किसी और चीज़ के ऊपर। तो ये होगी पाइपलाइन एक तरीके से, ठीक है, ना कि वो वाली पाइपलाइन जो हम बाथरूम में देखते हैं वो वाली, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि अब इंडिया के कंटेक्स्ट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। तो आप बोलोगे इंडिया में भी काफ़ी अच्छी साइंस एंड टेक है ना। जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन करा हमने, इसके बाद इंडिजीनियस स्पेस प्रोग्राम जैसे हमारे चंद्रयान हो गए, मंगलयान हो गए, सारे मिशन हो गए, ठीक है। फिर हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन करा। इसके बाद हमने जो हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काफ़ी ध्यान दिया, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश तीर डिफेंस सिस्टम और काफ़ी सारे सिस्टम हो गए, है ना। हम एक न्यूक्लियर पावर नेशन है, हमारे पास सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा डोमिनेंस है वर्ल्ड में, है ना। हमारे पास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि हम जैसे GPay यूज़ करते हो गए आप डेली पेमेंट के लिए, वो सारी चीज़ें थी। इसके बाद लोकल वैक्सीन जो हमने कोविड की वैक्सीन भी बनाई थी हमारी, है ना। इसके बाद हमारे पास 50% जो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी की, और हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर्स भी है, और हम AI बना रहे हैं अभी अपना खुद का, ठीक है। तो इंडिया भी ऐसे पीछे नहीं है टेक्नोलॉजी में, काफ़ी आगे, लेकिन इतना भी आगे नहीं है, ठीक है। क्योंकि इंडिया का जो हमने इसमें आपको बताया था, इंडिया का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट है वो 1% से भी कम है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिख के आ सकते हो। अगला हमने देखा था एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट। ये आप मुझे बताओगे एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट में किस चीज़ के ऊपर लड़ाई चल रही है और किन किन दो लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो आप मुझे बताओगे कि जो लड़ाई चल रही है वो चल रही है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, किन दो के बीच में, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में, ठीक है। ग्लोबल नॉर्थ क्या कहती है, ग्लोबल नॉर्थ कहती है कि भाई हमने एमिशन नहीं करा, हमने पोल्यूशन नहीं करा, तुमने करा, तुम पैसे दो। और ग्लोबल साउथ कहता है कि नहीं भाई तुमने सब कुछ करा, तुम हमसे पहले आज़ाद हो चुके थे, तुम हमसे पहले अपनी इकोनॉमी लिबरलाइज कर चुके थे, तो तुम पैसे दो। तो हमने इसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था CBDR, जिसमें हम कहते थे कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम सारे मिलके पोल्यूशन कम करेंगे, बट जो ऊपर वाले नेशन है ये पैसे देंगे हमको इस चीज़ के लिए, ठीक है। ऊपर वाला नेशन कहता है कि भाई हम तो मिटिगेट करेंगे, मिटिगेट मतलब जो कोल के पावर प्लांट्स हैं उनको बंद करो और उसकी जगह सोलर पैनल लगाओ। तो नीचे वाले नेशन कहते हैं जो ग्लोबल साउथ वाले हो गए, वो कहते हैं कि भाई हमको एडेप्टेशन करने के लिए पैसे तो दो, ठीक है। जब तो पैसे नहीं दोगे हम करेंगे कैसे। तो ग्लोबल नॉर्थ ने तो कितने पैसे दिए, 35% फुलफिलमेंट कर चुके हैं, ठीक है। फिर हमने ठीक है हमें ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ देखी थी कुछ कुछ, है ना। फिर हमने देखे थे नॉन स्टेट एक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तीनों आप याद करने की कोशिश करो। हमने पहला देखा था नॉन स्टेट एक्टर जो था वो था MNC, क्यों, क्योंकि वो इकोनॉमिक को मतलब ड्राइव कर रहा था हमारी, ठीक है। दूसरा हमने देखा था NGO। NGO क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसकी थ्रू क्या हो रहा था, वाइट वॉशिंग हो रही थी मनी की, है ना। तो दूसरा ये इंपॉर्टेंट था। तीसरा क्या इंपॉर्टेंट था, हमने पढ़ा था NSA में क्या था, NSA में हमने देखी थी जो सारे टेररिस्ट ग्रुप्स थे, ठीक है। टेररिस्ट ग्रुप्स हो गए या फिर जो फॉरेन टेरर फंडिंग कर रहे हैं इंडिया में, जो नक्सलिज्म को फंड कर रहे हैं और ऐसे सारी चीज़ों को कर रहे हैं, तो वो देखा था हमने नॉन स्टेट एक्टर्स में। लास्ट हमने देखा था ट्रांसनेशनल रिलीजियस मूवमेंट। इसमें हमने क्या देखा था, याद करने की कोशिश करो। हमने बुद्धिज़्म के थ्रू देखा था कि बुद्धिज़्म जो है वो इंडिया में, लाइक सिद्धार्थ जो है उनका बर्थ इंडिया में हुआ था, बट बुद्धिज़्म ज़्यादा फेमस कहाँ पर है, चाइना में है। चाइना के अलावा नेपाल में है। तो ऐसी सारी चीज़ें हमने देखी, ठीक है। इसके अलावा हमने इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का भी देखा था, ठीक है। इस्लाम कहाँ पे वायरल नहीं, मतलब एक तरीके से एक्सपैंड हुआ, ये हुआ मिडल ईस्ट में, एंड जो क्रिश्चियनिटी हुआ वो यूरोप में। तो हमने इस वाली जो फर्स्ट पार्ट था हमने ये सारा देखा था। उसके बाद हमने न्यूक्लियर पावर के लिए अगला जो पार्ट था वो छोड़ा था।
अब हम अगर दूसरे पार्ट के ऊपर आते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। अगर हम दूसरे पार्ट के ऊपर आए, एवोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, जिसमें हमने पूरा NPT पढ़ा था। NPT की फॉर्म मुझे आप बताओगे सोच के, तो अभी आप सोचो, आई होप आपने सोच ली होगी। तो NPT की थी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। अब इस ट्रीटी के अंदर क्या था, उसको देखने के लिए हमने पूरी स्टोरी लाइन समझी थी, हमने पूरी 15 मिनट की डेडिकेटेड स्टोरी समझी थी कि क्या हुआ इंडिया में, ठीक है। इंडिया में नहीं, सॉरी, वर्ल्ड में। तो हमने देखा कोल्ड वॉर हुई, कोल्ड वॉर से कौन निकल के आया, USA, USSR, दोनों के बीच में क्या शुरू हुई, आर्म्स रेस शुरू हुई, जिसमें दोनों बनाने लग गए अपने न्यूक्लियर वॉर हेड्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी को अपना एडवांस करने लग गए, स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना डोमिनेंस दिखाने लग गए, है ना। फिर हमने करी NPT एरा। NPT एरा क्यों आया, NPT क्यों साइन हुई, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, क्योंकि ये P5 नेशंस थे। P5 नेशन जो है, कमेंट्स में मुझे आप बताओगे पाँचों नेशन के नाम, ठीक है। जो P5 नेशन है उनको थोड़ा डर लगने लग गया कि यार ऐसे तो सारी कंट्रीज़ के पास आ जाएंगे न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। तो इन्होंने दो कंट्री, मतलब दो पार्ट्स में, दो कंट्रीज़ को डिवाइड करा, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, ठीक है। तो जो डिवाइड करा, इसका उन्होंने बोला कि ये वाली कंट्रीज़ जो है ये अगले 25 साल तक नहीं डेवलप कर सकती, और ये वाली जो कंट्रीज़ है ये अपने थोड़े वॉरहेड्स कम करना शुरू करेगी, ठीक है। तो इन्होंने कम करना तो शुरू करा नहीं, और इन्होंने डेवलप करना नहीं करा डेवलप, ठीक है। देन हमने देखा था कि इसका एक्सटेंशन हो गया था इंडेफिनेटली। NPT जो थी वो अब जब 25 साल के थे उसको और एक्सटेंड कर दिया था। फिर हमने एक देखा था CTBT। CTBT क्या था, CTBT था जिसमें हम टेस्टिंग को बैन कर रहे थे, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है। जिसमें हम कह रहे थे ऑल टाइप ऑफ न्यूक्लियर बैन टेस्टिंग आर बैंड, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था 2017 में TPNW, जो कि हमने देखा था इसी का थोड़ा एडवांस पार्ट था, जिसमें थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। फिर हमने इंडिया का रोल देखा था, जिसमें हमने होमी भाभा का रोल देखा था, होमी भाभा ने शुरू कराई थी, ठीक है। फिर हमने 3 स्टेज प्रोग्राम देखा था, न्यूक्लियर 3 स्टेज प्रोग्राम। इसके बाद हमने देखा था पोखरान 1 और पोखरान 2। पोखरान 2 के बाद जो इंडिया है वो न्यूक्लियर स्टेट बन गया था, न्यूक्लियर पावर नेशन बन चुका था। CTBT में मतलब इस टाइम पे क्या चल रहा था, इस टाइम पे इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगने शुरू हो गए थे। क्यों, क्योंकि इंडिया ने NPT साइन नहीं करा था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने एक और चीज़ देखी थी कि 2005 के 8 के बीच में इंडिया और USA के बीच में एक सिविल न्यूक्लियर डील साइन हो गई थी, जिसके थ्रू इंडिया जो है अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश कर पाया था, ठीक है। अगली चीज़ हम देखेंगे न्यूक्लियर रिजीम कि क्या क्या चीज़ें इसकी वजह से हुई। डिस्क्रिमिनेटरी स्ट्रक्चर था, क्योंकि P5 नेशन जो थे, उन P5 नेशंस की वजह से जो बाकी सारे नेशन थे वो डेवलप नहीं कर पा रहे थे। हमने देखी एक थी एक बिना काम की बॉडी, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की एजेंसी थी। उसमें क्या देखा हमने कि वो फालतू की बॉडी थी, उसने कुछ काम नहीं करा, ऐसी बॉडी थी। फिर हमने CTBT देखा कि वो डिस्क्रिमिनेटरी थी। उसके होने के बावजूद काफ़ी सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ने न्यूक्लियर पावर बना लिया अपने आप को। अगला अगर हम देखें ग्लोबलाइजेशन और मल्टीपोलैरिटी। ग्लोबलाइजेशन सबसे पहले हमने समझा था ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो ग्लोबलाइजेशन हमने सबसे पहले इंडिया का रोल देखा था 1991 LPG रिफॉर्म। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है, अपनी इकोनॉमी बाहर की इकोनॉमी के लिए ओपन कर लेना, ठीक है। मल्टीपोलैरिटी का मतलब क्या होता है, क्या इंडिया किसी एक के ऊपर डिपेंड कर सकता है, या फिर इंडिया छोड़ो क्या वर्ल्ड किसी एक के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, तो नहीं कर सकता। तो हमने यहाँ पर 3 कंट्रीज़ देखी थी, जो कि आपने शुरू में मैंने पूछा था आपसे कि कौन कौन सी 3 कंट्रीज़ है जिसको हम देखते हैं एज मल्टीपोलर वर्ल्ड, ठीक है। तो आप बताओगे अब यहाँ पर रशिया, चाइना और दूसरा है US, थर्ड है USA, ठीक है। तो ये तीनों जो है मल्टीपोलैरिटी को शो करती है वर्ल्ड के लाइक प्रेजेंट स्ट्रक्चर में। इसमें हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देखते हैं कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मतलब ग्लोबलाइजेशन मतलब इकोनॉमी को हम ओपन कर रहे हैं। इसके अलावा हम ग्लोबल गवर्नेंस देखते हैं, जिसमें हम WTO, IMF, G20, G7, ठीक है, G88, इतनी सारी कंट्रीज़ के ग्रुपिंग देखते हैं। WHO तो नहीं है ग्रुपिंग, बट क्वाड हो गया, ठीक है, और भी काफ़ी सारी कंट्रीज हो गई, लाइक ग्रुपिंग्स हो गई, ठीक है। इसको हम ग्लोबल गवर्नेंस के अंदर देखते हैं। शिफ्ट टू मल्टीपोलैरिटी। अच्छा, वेस्टफालियन बॉर्डर का मैंने आपसे पूछा है अभी बाहर, तो आप मुझे बताओगे कि पहले पूछा है तो आप मुझे बताओगे वेस्टफालियन बॉर्डर ये मॉडल क्या होता है, ठीक है। फिर हमने मल्टीपोलैरिटी देखा। तो इरोजन ऑफ हेजीमनी, मतलब जैसे कि US की जो हेजीमनी थी, जो US के पास एक पावर थी कि मैं सबसे पावरफुल हूँ, वो ख़त्म करना। अगला देखा हमने राइज ऑफ रीजनल पावर्स। तो रीजनल पावर्स जैसे कि हमने देखा चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राज़ील, ये सारे थोड़े आगे बढ़ के आए, ठीक है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सेकेंडरी पावर, हेज ब्लॉक्स रेदर देन जॉइनिंग सिंगल रिजिड अलायंस, ठीक है। तो अब हमने मल्टीपोलैरिटी में शिफ्ट क्यों देखा, क्योंकि पावर डिफ्यूजन होना शुरू हुआ, मिनी लेटरल कोलिशन हमने देखनी शुरू करी। जैसे ऑकस हो गया ऑस्ट्रेलिया, UK, US। क्वाड हो गया इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड USA, ठीक है। तो ऐसे सारे जो ग्रुपिंग्स हमने ऐसी बढ़नी शुरू हो देखी। जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ थी वो थोड़ा अपने आपस में जुड़नी शुरू हुई, जैसे ब्रिक्स हो गया, SC हो गया, सारी ग्रुपिंग बननी शुरू हुई, ठीक है। हमने मार्क्सिस्ट अप्रोच देखी थी। मार्क्सिस्ट अप्रोच भाई हम पढ़ के आ चुके थे कई बार, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ाया था। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या देखते हैं हम कि एक कैपिटलिस्ट क्लास होगी, एक लेबर क्लास होगी, उन दोनों के बीच में क्या क्या होगा। तो ये मैं यहाँ पे भी रिवाइज़ नहीं कराने वाला, क्योंकि इतना आप पढ़ के आप भी बोर हो चुके होगे, ठीक है।
तो लिबरलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन हमने देखा था। लिबरलाइजेशन मतलब क्या था कि अपने जो इकोनॉमी है उसको थोड़ा फ्री करना, लिबरलाइज करना, ठीक है, कि जो आपके जैसे लाइसेंसेस है वो थोड़ा ईजिली वो पहुँचाना लोगों के पास, और ये सारी चीज़ें। तो इसमें हमने कॉन्सेप्ट जो देखे थे कि इंटरडिपेंडेंस ऑन अदर नेशंस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, कि इंडिया सिर्फ किसी एक नेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता इस टाइम पर, या फिर कोई भी नेशन किसी एक नेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी हमने देखी थी कि जो कंट्री है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड इकोनॉमिक टर्म्स में अगर करती है तो वो एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेगी। जैसे अगर इंडिया मान लो सिर्फ ट्रेड करता है चाइना के साथ, ठीक है, तो क्या इंडिया कभी चाइना के ऊपर अटैक करेगा? तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि चाइना किसी भी दिन कह देगा कि भाई मैं तो अपनी मार्केट बंद कर रहा हूँ। तो हमने यही सारी चीज़ें देखी थी, ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट देखा था प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, जिसमें हमने एक ब्लैंक पेज के थ्रू समझा था कि इंडिया के 5 ड्राइवर्स कौन कौन से होते हैं, और उसका हमने एक्सपेंशन देखा था, पूरा कॉन्सेप्चुअली देखा था। और आई होप आपको याद होगा। एक बार मैं अगर आपको रिवाइज कराने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले हमने देखा था डिफेंस, दूसरा हमने देखा था डेमोग्राफिक डिविडेंड या फिर पॉपुलेशन, तीसरा हमने देखा था कल्चर, चौथा हमने देखा था टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है, या फिर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, और लास्ट हमने देखा था डोमेस्टिक मार्केट या फिर डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो हम अपने इंडिया में भी डेवलप कर चुके हैं, फिर हम अपने इंडिजीनियसली डेवलप कर चुके हैं, ठीक है। जैसे टेलीकॉम सेक्टर हमने देखा था, DPI हमने देखा था, डिजिटल वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये उसके 5 ड्राइवर्स हमने अलग से वापस समझे थे, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में भी भाई। वैसे वीडियो थोड़ी 16 मिनट्स के आसपास की जा चुकी है, तो जल्दी से मैं अगर सब कुछ ख़त्म करने की कोशिश करूँ तो यार देखो, मेरे लिए सबसे ईजी पता टास्क यहाँ पर क्या था। मैं आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाता, आपको 4 पॉइंट, एक पॉइंट उसके ऊपर देता, टॉपिक के ऊपर। आप अगले दिन पेपर देने जाते, आप उन पॉइंट को छाप के आ जाते, 4 में से मान लो आपको 3 याद रह गया, आप 3 लिख के आ जाते, ठीक है। बट ना इससे आपका फ़ायदा होता, ना इससे किसी और का फ़ायदा होता, ठीक है। मैंने आपको सब कुछ कॉन्सेप्चुअली पढ़ाया है, एक चीज़ आपको सारी स्टोरी के थ्रू पढ़ाया है। अगर आप उसको समझ के जाते हैं, आपको जो ग्रुप डिस्कशन होते हैं, ठीक है, आप जो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं चीज़ें, आप अपनी फैमिली के साथ करते हैं, आप अपने टीवी में देखते हैं, आप अपने इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों के ऊपर देखते हैं। इंडिया यहाँ ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, इंडिया इज़राइल गया हुआ है, इंडिया यहाँ गया हुआ है, वहाँ गया है, इंडिया ने इस मीटिंग की लीडरशिप अपने हाथ में ली है, ये सारी चीज़ें आप देखते हो खुद, है ना। तो अगर आप इस तरीके से ये चीज़ें पढ़े हुए तो आपको सिर्फ पेपर के लिए क्यों पढ़ना है ना, मतलब अगर आपने इतना अच्छा सब्जेक्ट लिया है तो आप इनको अच्छे से पढ़िए, और मतलब काफ़ी सारी फील्ड में और काम आएगा, ठीक है। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा, अगर आपने नई वीडियो देखी थी वाली, तो अब आप उन वीडियो से जाकर देखिए, आपको एक ओवरव्यू मिल चुका है। और जिन्होंने वीडियो देख ली थी, और भाई कल के लिए पूरे रेडी हो चुके हो अब आप। एंड आई होप आपका पेपर अब तक जितने भी थे वो अच्छे जा रहे होंगे। अगर आपने मतलब मेरे से पहले वाले सब्जेक्ट से पढ़े हैं और ये सब्जेक्ट भी आप पढ़ रहे हो, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना यार कि कैसा रहा, क्योंकि लाइक मैं भी पहली बार किसी को ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ऑनलाइन या फिर किसी इस प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे लिए बस एक कमेंट ही है जो फीडबैक है, एंड आई होप कि आप भी समझ सकते हो कि कमेंट मेरे लिए मतलब है कि फीडबैक मेरे लिए कितना इस टाइम पर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप यार आपको समझ आया होगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।